दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था 10 दिन पहले। किसके ऊपर? सिम बाइंडिंग के ऊपर। और मैंने कहा था कि जो नए सिम बाइंडिंग रूल्स आए हैं डीओटी का, वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है। तो जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो कई सारे मेरे दर्शक थे, उन्होंने मेरे को कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यूपीआई के अंदर में अगर हम सिम निकाल देते हैं तो काम करना बंद कर देता है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप जो है सिम बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि पर्पस क्या है? सिम निकालो, व्हाट्सएप काम करना बंद कर दे। और जो आपके टीएसपी का जो एसोसिएशन है सीओआई ने, वो भी यही कहा कि भाई आप यूपीआई की तरह इंप्लीमेंट करिए ना। आप ये कैसे कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट नहीं हो सकता? दोस्तों आज ये जो मिथ है कि सिम बाइंडिंग, सो कॉल सिम बाइंडिंग, वो यूपीआई में कैसे इंप्लीमेंट होता है और वो व्हाट्सएप के अंदर में क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता, और अगर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी प्रैक्टिकली ऑन ए यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फाइनेंशियली ऑन द यूजर, मतलब जो आपके उपभोक्ता हैं उनके ऊपर क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आएंगे और जो ऐप प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आएंगे। ये सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। अंत तक देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, क्योंकि आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा कि एक्चुअली काम कैसे करता है। बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। आसान भाषा में आपको यूपीआई समझाऊंगा कि यूपीआई में कैसे काम कर सकता है। तो पहला तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि यूपीआई में सिम बाइंडिंग कैसे काम करता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप और कुछ समझ नहीं सकते। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। तो यूपीआई में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई यूपीआई ऐप है, गूगल पे है या पे एटीएम है, या कोई भी अगर आईसीआईसीआई बैंक का भी अकाउंट है, कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन है, आप इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फोन में, और वो वेरीफाई क्या करता है और अलाउ कैसे कब करता है ट्रांजैक्शन के लिए, वो समझना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या है, स्टेप 1, आउटबाउंड एसएमएस। तो सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही आप वो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप क्या करेगा, ऐप जो है एक एसएमएस भेजेगा बैंक के सर्वर को या यूपीआई सर्वर को। अब वो जो एसएमएस होगा वो साइलेंट भी हो सकता है और यूजर ड्रिवन भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि ऐप के पास में एसएमएस भेजने की कैपेबिलिटी नहीं होती, वो यूजर को बोलता है कि भैया देखिए मैंने एसएमएस बना दिया, आप भेज दो। तो आप भेजते हैं पॉजिटिव एक्शन के साथ में। तो जैसे ही वो एसएमएस पहुंचता है बैंक के सर्वर में, बैंक को पता चल जाता है कि देखिए ये एसएमएस जो है इस मोबाइल नंबर से आया और इस डिवाइस के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो डिवाइस और मोबाइल नंबर को अपने सिस्टम में स्टोर कर देता है कि देखिए ये मोबाइल नंबर और ये डिवाइस दोनों का बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिम बाइंडिंग, क्योंकि बैंक को पता चल जाता है कि जिस फोन में ये सिम इंस्टॉल है उसी फोन से ये एसएमएस आया, तो वो डिवाइस को भी रिकॉग्नाइज करता है, सिम को भी रिकॉग्नाइज करता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तो आप बोले अच्छा तो ये सिम बाइंडिंग हो गया, आगे समझते हैं। आगे क्या होता है कि डिवाइस तो रिकॉग्नाइज हो गया, डिवाइस को पता चल, बैंक को पता चल गया भाई देखिए डिवाइस हो गया और उसका जो है फोन नंबर भी जो है बाइंड हो गया। अब क्या करना है बैंक को, बैंक को पता करना है कि भाई जो अकाउंट आप यूज करोगे, बैंक अकाउंट यूज करोगे, उसके लिए आप जो है अलाउड हो कि नहीं। क्योंकि बैंक अकाउंट से तो पता नहीं चलेगा, जैसे आपको डिवाइस और नंबर, टेलीफोन नंबर, ये नहीं प्रूव करेगा कि आप बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए जो है एलिजिबल हो कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेगा कि बैंक का सर्वर जो है एक ओटीपी भेजेगा आपको, उसी जिसके अंदर में जिस बैंक अकाउंट में आपका नंबर जो है रजिस्टर्ड है, और आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड भी होगा। तो यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी जो भेजेगा उसको यूज करके आप लॉग इन कर लोगे बैंक के अकाउंट में। उसके बिना आप लॉग इन नहीं कर सकते और अपना पिन सेटअप कर लोगे या फेस आईडी सेटअप कर लोगे। तो इनको सेटअप करने के लिए आपका इनकमिंग ओटीपी आना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे कि मेरे को ओटीपी की जरूरत क्या है, मैं तो जो है अपना यूजर नेम पासवर्ड से जो है सेटअप कर लूंगा, क्योंकि मेरे को यूजर नेम मालूम है, पासवर्ड मालूम है, मैं ऐप में डालूंगा और वो ऐप लॉगिन रजिस्टर हो जाएगा, मैं बैंक में घुस जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आपका फोन जो है चोरी हो गया है ना, और किसी को पता चल गया आपका यूजर नेम पासवर्ड। ओटीपी एक्ट्स एज ए सेकेंड लाइन ऑथेंटिकेशन, मतलब सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो होता क्या है दोस्तों कि अगर ओटीपी आता है
तो ये जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है कि यूजर नेम पासवर्ड चोरी हो जाना या गुम जाना, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है ओटीपी के थ्रू। तो ओटीपी इज ए वेरी सिक्योर वे ऑफ इंश्योरिंग कि भैया वही यूजर है जिसके पास बैंक अकाउंट है ना। और एक बार आपने पिन सेट कर दिया, आपने जो है फेस आईडी सेट कर दिया, फोन आपका चोरी हो गया, तो कोई भी आपका डिवाइस, बिकॉज डिवाइस तो बैंक को समझ में आ गया कि भैया यही डिवाइस है, यही सिम है, पर फोन चोरी होने के बाद में जब तक आपका पिन नहीं होगा, फेस आईडी नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और पिन और फेस आईडी लोकली जो है वो इनिशिएट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू इंश्योर द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। तो ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या है? ट्रस्टेड स्टेट। वाई नो मोर एसएमएस। अब एसएमएस की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार जो है आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया, इस डिवाइस के अंदर में ऐप इंस्टॉल हो गया, ठीक ना, इंस्टॉल हो गया, आपका यूजर नेम पासवर्ड घुस गया, बैंक के साथ में मैप हो गया, और बैंक के सर्वर को पता है कि ये कौन सा डिवाइस है और कहां से जो है ये इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये सब पता चल गया। अब उसको दोबारा एसएमएस भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास में जो है टोकन है, हार्डवेयर टोकन है। जब भी कोई मैसेज इनिशिएट होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा, बैंक उसको ऑथेंटिकेट करेगा, क्योंकि बैंक को पता होगा कि देखिए यही डिवाइस से आ रहा है। और सिंस यूजर जो है अपना फेस आईडी यूज करेगा या टोकन यूज करेगा, उसको पता होगा कि वही यूजर है जो कि इसको यूज कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन अलाउ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्टेप 4 में क्या है कि ट्रांजैक्शन जो है पिन के साथ में होता है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आपने पिन डाला तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस डिवाइस के अंदर में वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, क्योंकि डिवाइस और जो आपका सिम है वो तो कांस्टेंट रहा, वो तो चेंज नहीं हुआ। और आपका पिन एंटर करने से ये पता चल गया कि आप वही आदमी हो जिसके पास में वो अथॉरिटी है उस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्ट करने के लिए, तो उसके बाद में कोई एसएमएस की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ यूपीआई अप्रोच और इंटरनल सिम चेक फेलियर का जो लूप होल है उसको समझते हैं हम, क्योंकि डीओटी के ऑर्डर में क्या कहा गया है उसको समझ लेते हैं। डीओटी ने कहा है, डीओटी के ऑर्डर को पढ़ते हैं, फ्रॉम 90 days ऑफ द इश्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शन ensure that app-based communication services is continuously linked to SIM card associated with the mobile number for identification of the customer user for provisioning of delivery of services installed in the device, making it impossible to use the app without specific active SIM। मतलब क्या दोस्तों कि 90 दिन के अंदर ये जो ऑर्डर इश्यू हुआ है, ये जो सुनिश्चित करना पड़ेगा ऐप प्रोवाइडर को कि वो जो सर्विसेज जो है वो कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे कि वो सिम है कि नहीं, सिम है कि नहीं, सिम है कि नहीं, और अगर सिम नहीं है तो वो ऐप को इस्तेमाल करना जो है इम्पॉसिबल कर देगा। तो यही तो कहा उन्होंने। अब समझते हैं दोस्तों यूपीआई कैसे काम करता है और डीओटी का जो ऑर्डर है वो कैसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। यूपीआई अप्रोच क्या है? ट्रस्टेड डिवाइस प्लस यूजर कंसेंट। क्योंकि आपका जो है डिवाइस ट्रस्ट हो गया, जैसे ही आपने रजिस्टर किया, एक साइलेंट एसएमएस चला गया या एसएमएस इनिशिएट कर दिया, बैंक को पता चल गया कि भैया ये जो डिवाइस है ये ट्रस्टेड डिवाइस है। उसके बाद आप कोई बायोमेट्रिक यूज करिए, पिन यूज करिए, उससे ये पता चल जाता है कि यूजर भी ट्रस्टेड है। तो डिवाइस का ट्रस्ट चेक हो गया, यूजर का ट्रस्ट चेक हो गया, ट्रांजैक्शन अलाउ हो गया। ये है आपका यूपीआई। समझ गए आप दोस्तों? पहला तो डिवाइस का जो है ट्रस्ट कैसे इंश्योर हुआ? एसएमएस भेज के, क्योंकि एसएमएस जब गया तो एसएमएस के साथ में डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन और फोन नंबर दोनों साथ में जाते हैं और बैंक को पता चल जाता है कि ये डिवाइस और ये फोन नंबर से ये आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो ये डिवाइस वेरीफाइड हो गया। उसके बाद में दोबारा एसएमएस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो हार्डवेयर टोकन जो जनरेट हो जाता है उसी से जो है बैंक जो है चेक करता है कि देखिए ये ही डिवाइस से जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं। अब यूजर को वेरीफाई करने के लिए उसको बायोमेट्रिक या पिन से वेरीफाई करता है। अच्छा, व्हाई इंटरनल सिम चेक फेल्स? द लूप होल क्या है? अब डीओटी ऑर्डर क्या कह रहा है? डीओटी कह रहा है कि देखिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो सिम है डिवाइस के अंदर में जो घुसा हुआ है, वो सिम अगर निकाल दिया जाए और जैसे ही वो निकाल देंगे या दूसरा सिम इसके अंदर डाल देंगे तो ये डिवाइस काम करना बंद कर देगा। तो यूपीआई में अगर आप सिम निकालते हैं, अगर ट्राई करके देखिएगा, सिम अगर निकालते हैं तो जिस टाइम में सिम आपने निकाला उस टाइम में आपका यूपीआई ऐप काम करना बंद कर देगा। उसके बाद अगर आप सिम दोबारा डालेंगे तो क्या होगा
कि वो काम करना शुरू कर देगा। पर अगर आपने सिम किसी दूसरे बैंक का दूसरे मोबाइल फोन का डाल दिया, मतलब वो मोबाइल नंबर नहीं, कोई दूसरे मोबाइल नंबर का डाल दिया, तो उसमें क्या होगा कि बैंक को कोई भी तरीका नहीं है ये चेक करना कि ये सिम की आइडेंटिटी क्या है, जब तक वो दोबारा जो है स्टेप 1 पे ना जाए। वो दोबारा उसको साइलेंट एसएमएस इनिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो साइलेंट एसएमएस इनिशिएट नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर में जो सिम कार्ड है वो चेंज हो गया है। आप समझे ना दोस्तों? तो फिर क्या होगा कि दोबारा जब आपने सिम डाला, या तो जो है दोबारा आपको एसएमएस भेजना पड़ेगा, या तो फिर वो सिम कार्ड चलना शुरू हो जाएगा। वो बैंक जो है ये चेक नहीं करेगा कि वो सिम चेंज हो गया है, क्योंकि बैंक ने इस डिवाइस को वो कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया है, ना कि सिम को। क्योंकि सिम जो है सिर्फ एक बार ऑथेंटिकेट हुआ एसएमएस भेज के, दोबारा ऑथेंटिकेट करने के लिए दोबारा एसएमएस भेजना पड़ेगा। दोबारा एसएमएस भेजने के लिए आपको दोबारा जो है सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कभी कभी यूजर एक्सपीरियंस के लिए बैंक ये करता नहीं है। वो क्या करता है कि दोबारा जब आपने सिम को वापस डाला तो ये यूपीआई ऐप दोबारा काम करना शुरू कर देता है। वो नहीं देखता कि सिम चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, क्योंकि एसएमएस तो दोबारा गया ही नहीं इस डिवाइस से, नहीं तो फिर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा डिवाइस को। आप समझे ना? अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि ये जो ऐप है वो सिम को डायरेक्टली चेक करे। अब डायरेक्टली चेक करने का तरीका अवेलेबल नहीं है। पुराने एंड्रॉयड में होता था, आईओएस में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करता। और आपका नए वाले जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में वो डायरेक्टली चेक नहीं कर सकता कि सिम क्या है, उसको एसएमएस भेजना ही पड़ेगा और उसके थ्रू ही जो है डिवाइस को दोबारा ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। अब डीओटी का प्रपोजल क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता? इसीलिए नहीं इंप्लीमेंट हो सकता दोस्तों, क्योंकि डीओटी क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअसली लिंक टू सिम। आपने सिम निकाल दिया, सिम निकालने के बाद में अगर ऐप ने दोबारा एसएमएस इनिशिएट नहीं किया तो डिवाइस दोबारा ऑथेंटिकेट नहीं होगा, दूसरा सिम डालेंगे तब भी वो चलेगा। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि ये बार बार एसएमएस भेजना एक बहुत कंबरसम हो जाता है, इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए बार बार एसएमएस जो है अवॉइड करते हैं, बैंक्स अवॉइड करते हैं कि दोबारा एसएमएस भेज के डिवाइस को ऑथेंटिकेट करें। तरीका क्या है कि आप ओएस के अंदर में डिप करके डिवाइस को वेरीफाई करिए, पर वो अलाउड नहीं है, एप्स उसको ब्लॉक कर देते हैं। सिम की आइडेंटिटी आप रीड नहीं कर सकते, मतलब iOS में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब एप्पल के डिवाइसेस में, और एंड्रॉयड के न्यू वर्जन्स में बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज को बैन कर दिया है, बिकॉज एप्पल ने देखा कि अगर वो अलाउ करते थे इससे प्राइवेसी का हनन होता था, और बहुत सारे एप्स जो है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इसलिए इसको बंद कर दिया। वो सिर्फ जो है ओटीपी के थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आईफोन के अंदर में लूप होल क्या है, सिम स्वैप लूप होल एंड डीओटीज फ्लॉट सोल्यूशन। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। आपने क्या किया, इनिशियल डिवाइस बाइंडिंग सक्सेस हो गया। क्या किया आपने? वही किया आपने जो है डिवाइस के अंदर में ऐप, जैसे मान लीजिए गूगल पे ऐप है, इंस्टॉल किया। उसने क्या किया, एक एसएमएस भेजा, उस एसएमएस से बैंक के सर्वर में गया, टोकन क्रिएट हो गया, ठीक है, तो सिम घुस गया इसके अंदर में, ये डिवाइस ट्रस्टेड हो गया। बैंक के सर्वर को पता है कि हाँ भाई ये डिवाइस ट्रस्टेड है। उसके बाद क्या हुआ, सिम स्वैप कर लिया आपने आईफोन से। आपने क्या किया, कोई दूसरा नंबर यहां पे डाल दिया। अब क्या हुआ कि दोबारा तो एसएमएस गया नहीं, तो ये डिवाइस को लगा कि हाँ डिवाइस तो ट्रस्टेड है, पर उसने सिम को दोबारा चेक नहीं किया, क्योंकि उसके लिए दोबारा एसएमएस उसको भेजना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना कि दोबारा एसएमएस नहीं भेजा तो फिर उसको जो है एक ही तरीका है कि ऐप के अंदर घुस के सिम को चेक करना, जो कि iOS का प्राइवेसी जो है फीचर उसको ब्लॉक कर देता है। तो देयरफॉर देयर इज नो वे टू चेक लोकली कि वो सिम बदला था। वो सिर्फ इतना देख सकता है कि सिम निकाल दिया गया और दोबारा डाला गया। तो जब निकाला था दोबारा डाला था, उस टाइम में अगर उसको दोबारा चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो उसको एसएमएस भेजना ही पड़ेगा, बिना एसएमएस के नहीं हो पाएगा। अब डीओटी क्या कह रहा है, कंटिन्यूअसली चेक करो। तो कंटिन्यूअसली चेक करने का मतलब है जब भी आपने सिम निकाला, दोबारा डाला, फिर एसएमएस भेजो। या आप कंटिन्यूअसली चेक करते रहो कि भाई देखो सिम जो है डीएक्टिवेट तो नहीं हो गया। तो अगर आप इतना सारा एसएमएस भेजोगे तो कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, और कितना बैटरी लाइफ, कितना वो डिवाइस का जो है बैटरी लाइफ कितना कर। अगर आप मान लीजिए कि iOS क्या करती है, अलाउ कर देती है कि चेक करते रहो कंटिन्यूअसली,
तो अगर आप कंटिन्यूसली चेक करोगे तो आपका बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ इवेंट बेस होता है, या तो डिवाइस का सिम निकाल दिया, उसके बाद एसएमएस भेजा, तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में एसएमएस का खर्चा ही नहीं है, वो सिर्फ डेटा पैक यूज करते हैं, एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद में डेटा लाइव ही नहीं होता, उनका फोन का वो नंबर लाइव ही नहीं होता है, वो उसको रिचार्ज ही नहीं करते। उनके लिए तो हर बार ₹1.5 का एसएमएस भेजना, हर दिन भेजना, इसको दोबारा रीएक्टिवेट करना, उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए क्या होगा कि यूजर फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, मैसिव बैटरी ड्रेन हो जाएगा, हाई यूजर कॉस्ट हो जाएगा एसएमएस का, और पुअर यूजर एक्सपीरियंस हो जाएगा। और आपको iOS के अंदर तो मैन्युअली ओटीपी भी एंटर करना पड़ सकता है। अच्छा, टेक्निकल सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दोस्तों बड़ा सिंपल सा है। GSM ने एक ओपन गेटवे नेटवर्क एपीआई बनाया हुआ है। अब ये जो है मोबाइल कांग्रेस में हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन्होंने इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया है। अगर आप मोबाइल कांग्रेस देखें, जो 9 अक्टूबर 2025 को एक अनाउंसमेंट आया था, उसमें GSM का एक एपीआई है जो कि एसएमएस को एमुलेट करता है। अब उसको यूजर को एसएमएस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको समझाता हूं दोस्तों ये कैसे काम करता है। देखिए ये ऐसे काम करता है। देखिए ये आपका डिवाइस है, ठीक है ना, इसके अंदर व्हाट्सएप जो है आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब ये डिवाइस क्या करता है कि इसको पता होगा कि भाई आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसको तो इतना पता होगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, क्योंकि डेटा कनेक्शन ऑन है तो हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, एक जो है आपका वो नंबर होगा। तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, व्हाट्सएप क्या करेगा कि एक जो है सेशन इनिशिएट करेगा, सिक्योर सेशन इनिशिएट करेगा जीएसएमए ओपन गेटवे एपीआई लेयर को, ठीक है। अब वो जब भेजेगा उसको दो चीजें भेजेगा, वो अपना जो है मोबाइल नंबर भेजेगा और अपना आईपी एड्रेस भी भेजेगा। दोनों चीज यहां पे गया, जीएसएमए का जो ओपन गेटवे एपीआई लेयर है उसको वेरीफाई करके, इंटरनली चेक करके, टेलीकॉम नेटवर्क के ऑपरेटर से मोबाइल नंबर चेक करके इसको ऑथेंटिकेट कर देगा। अब इससे क्या फायदा होगा दोस्तों कि यूजर को एसएमएस भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खर्चा हो रहा था यूजर को एसएमएस भेजने का, अब ऐप जो है जीएसएमए प्रोटोकॉल से ये लूप को जो है कर लेगा और यूजर को एसएमएस भेजने की जरूरत नहीं है। ये साइलेंट है, इसमें नो एसएमएस इज रिक्वायर्ड। ये बहुत ही जल्दी होता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और सिक्योर है, इम्पॉसिबल टू स्नूप, क्योंकि ये जो है नेटवर्क में डेटा कनेक्शन से सिक्योर से चेक करता है, इसके अंदर में कोई भी एसएमएस ट्रैवल नहीं करता। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, अगर कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन जो डीओटी का ऑर्डर है वो इकोनॉमिक सुइसाइड क्यों है, जो कि एसएमएस रूट है यूपीआई स्टाइल। अब दोस्तों अगर हर दिन मान लीजिए कि आपने एक बार ऐप को रजिस्टर कर लिया अपने डिवाइस के अंदर में, उसके बाद आपने सिम चेंज कर दिया, ठीक है, और सिम चेंज करके दूसरा सिम लगा दिया, अब दोबारा उसको जो है वेरीफाई करने के लिए दोबारा एसएमएस भेजो। जब दोबारा एसएमएस भेजो और मान लीजिए कि हर आदमी को हर दिन जो है एसएमएस भेज के दोबारा डिवाइस को वेरीफाई करना है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1.5 एसएमएस 5 चेक्स ए डे 30 डेज में ₹225, मतलब 5 दिन अगर ऐसा ही चेक कंटिन्यूस चेक करते रहेंगे तो ₹225 पर मंथ कॉस्ट टू द यूजर। अगर इसका आधा भी कर देते हैं, मतलब 1/5 कर देते हैं, फिर भी देखिए कितना कॉस्ट और कितने सारे लोग हैं, 600 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हैं, कितना खर्चा हो जाएगा। रिजल्ट विल बी पुअर यूजर्स विल डिलीट द ऐप। उनके पास बोले भाई मैं तो व्हाट्सएप यूज नहीं करूंगा और ये काम हो नहीं सकता। अब जीएसएमए राउट में क्या होता है, नेटवर्क एपीआई से क्या होता है, इसमें भी कॉस्ट कैलकुलेशंस काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस करना है और अगर कॉस्ट एपीआई का कॉस्ट बहुत कम है, मान लीजिए 1.5 रुपीज नहीं भी है, 0.5 भी है, तब भी जो है 24 आवर्स में अगर 24 आवर चेक करना पड़ेगा, 0.5 रुपीज पर एपीआई कॉस्ट होगा, तो 72 करोड़ रुपीज पर डे का कॉस्ट आएगा इसके अंदर में। इट विल रिजल्ट इन ए बिजनेस मॉडल कोलैप्स फॉर द एप्स, और इसमें आपको ओटीपी भेजना है, सब कुछ करना है, तो इतना खर्चा आ जाएगा कि आप जो है बिलीव नहीं करेंगे कि ये कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। तो वे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों, रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन। 90.9% जो यूजर्स जो है नॉर्मल यूजर्स है, उसको आप चेक मत करिए, उनको मत पनिश करिए। 99% द यूजर्स आर लेजिटिमेट, 1% यूजर्स रोग यूजर्स हैं, उसको रिस्क बेस्ड यूजर्स हैं,
उनको आप जो है GSMA प्रोटोकॉल से, जो आपका जो प्रोटोकॉल जो GSMA कनेक्ट प्रोटोकॉल से, उससे आप साइलेंटली वेरीफाई करिए कि ये बंदा जो है सिम के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐप के अंदर में तो आप घुस के जो है OS के अंदर में तो देख नहीं सकते, पर आप जो है सिम को कंटिन्यूअसली वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग द GSMA कनेक्ट प्रोटोकॉल, बिकॉज आपको IP एड्रेस पता होता है, आपको मोबाइल नंबर पता होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? यू कैन टारगेट फ्रॉड को आप रिड्यूस कर सकते हैं, इसको आप मोर सिक्योर बना सकते हैं। इट विल रिजल्ट इन मोर सिक्योरिटी। और बाकी जो यूजर्स है, नॉर्मल यूजर्स है, जिसके अंदर में आप ज्यादा उसको आप मतलब वो जो है डे टू डे यूजर्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप उनको जो है बार बार उसको दोबारा रजिस्टर करने के लिए करेंगे, उससे आपको नुकसान ही होगा और इट विल बी कंप्लीटली रिडंडेंट। इसीलिए दोस्तों ये रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्यों DOT का ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है जो 90 डेज में इंप्लीमेंट करना है, अगर आप UPI की तरह भी करने की कोशिश करेंगे, ये वेरीफाइबल नहीं है, ये इंप्लीमेंटेबल नहीं है। क्योंकि UPI में भी आपको हर टाइम जब भी आप सिम निकालते हैं, आपको जो है वेरीफाई करना पड़ेगा बाय सेंडिंग एन आउटबाउंड SMS। ये कंटिन्यूअस डिपिंग इनटू द डिवाइस एंड सिम वेरिफिकेशन नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये कहा था कि ये जो है इंप्लीमेंटेबल नहीं है, ये डिवाइस बाइंडिंग है, ये सिम बाइंडिंग नहीं है। सिम चेंज करने के बाद आपको दोबारा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा डिवाइस का, तभी वो काम करेगा, तभी जो है आप इंश्योर कर सकते हैं वो डिवाइस सिक्योर है, ट्रस्टेड है। और अगर दोबारा SMS नहीं भेजेंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा। वो SMS बेस्ड सोल्यूशन है, वो सिम को डायरेक्टली रीड नहीं करता मोबाइल फोन के अंदर से। अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉक में जल्दी लेके आऊंगा।